ये हमारा प्राचीन भारत और ऐतिहासिक स्रोत, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत है ना, स्कूल व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट का प्रथम टॉपिक या प्रथम सिलेबस के अनुसार है। अगर आपने सिलेबस डाउनलोड नहीं किया हो तो सिलेबस कर ले। आज हम सप्त सैंधव प्रदेश, हिंदुइज्म में एथेन ब्राह्मण, द्रविड़ देश कहाँ है, और मनुस्मृति, विष्णु पुराण, आर्यावर्त देश, और मत्स्य पुराण, बृहद भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और ब्राह्मण साहित्य जिसके वेद, ब्राह्मण साहित्य है ना वो 4 है, और वेद वेद से लगा के वहाँ उपनिषद तक हम पढ़ेंगे। तो कहाँ से पढ़ेंगे वो मैं बता दूं, मैंने नोट्स ये बनाए हैं। ये पप्पू से सौरभ चौबे की बुक है, आप देख सकते हो। और सौरभ चौबे की बुक से हमारे सारे नोट्स बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है राजस्थान का जब हम नामकरण पढ़ते हैं ना, वहाँ से 1% 100% आता है। तो इसी तरह से मैंने सोचा मैं भारत का भी नामकरण आपको पढ़ा लूँ, क्योंकि भारत का नामकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी सौरभ चौबे की बुक में दिया हुआ पूरा डिटेल से है। तो ये हमारा पहला ही टॉपिक चल रहा है। और यहाँ से नोट्स मैंने कल दिए थे आपको, कल पढ़ाया था, पहले तो पीडीएफ पढ़ाया था एक वीडियो में, फिर मैंने खुद ने सारे नोट्स बना दिए, भारत का नामकरण वगैरह सारे। इंडिया शब्द किसने कहा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, इन्होंने ने किया था, फिर मैगस्थनीज ने किया था, फिर हेरोडोट्स ने किया था, वो भी मैंने पढ़ा लिया। जम्बू द्वीप का वर्णन कहाँ मिलता है, ये भी मैंने आपको सारा पढ़ा लिया। और अब यहाँ से पढ़ेंगे जो है एथेन ब्राह्मण है ना, वहाँ से मैंने भी आपको बताया कि एथेन ब्राह्मण है, सप्त सैंधव प्रदेश है, ये सब पढ़ाऊंगी। एथेन ब्राह्मण में भारत के कितने भाग दिए हुए हैं, ये भारत के प्रकृति का भाग दिया हुआ है। उसके बाद ये वृहद भारत का वर्णन कहाँ मिलता है वो पढ़ाऊंगी मैं। और उसके बाद भारत में जो राज संस्था का सूत्रपात हुआ था वो सूर्यवंश और चंद्रवंश से हुआ था, ये मनुष्य वो भी डिटेल से पढ़ाऊंगी। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यहाँ से साहित्यिक और पूरा लेख भी है, साहित्यिक भी, अगर सिलेबस नहीं देखा हो तो देख लेना। और पूरा साहित्य के अंदर हमारा वो आएगा टॉपिक, ये आप देख सकते हो। यहाँ से मैं आज पढ़ाऊंगी ब्राह्मण साहित्य, जहाँ से वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये चारों है ना वैदिक साहित्य के भाग है, जबकि वेदांग है ना ये वैदिक साहित्य के भाग नहीं है। तो ये चारों वैदिक साहित्य के उपनिषद तक आज हम पढ़ने का पूरी कोशिश कर रहूँगी मैं आपको पढ़ाने की। ये वेद है दिया हुआ, देख सकते हो। फिर ये उपनिषद है, आप देख सकते हो। उसके बाद दारासिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कहाँ कहाँ किया। फिर फ्रांस का कौन सा शासक कौन सा था जो विद्वान जिसने उपनिषदों का फारसी और ग्रीक भाषा में किया था, लैटिन भाषा में भी किया था। फिर वेदांग है, वेदांग तो मैंने आपको पप्पू सिंह प्रजापति की जो वीडियो पहले बनी थी ना, उसके अंदर मैंने वेदांग और सूत्र साहित्य सब पढ़ा लिए, सूत्र साहित्य। इन सब के बाद जब ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हमारे पूरे हो जाएंगे ना, तब मैं ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है ना, यहाँ से पूर्व एग्जाम के जितने भी प्रश्न है ना, ये आप देख सकते हो, ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है। और यहाँ से जितने भी प्रश्न आए हैं ना वो सब कराऊंगी, और वो भी वर्णन के साथ। ये देखो यूजीसी नेट 2021 में आया था, ये भी यूजीसी नेट 2021 में आया था, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से आए थे। और ये छत्तीसगढ़ सेट में आया था, ये देख सकते हो, HPPGT में आया था, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बहुत आए थे। इंडियन कल्चर यूजीसी नेट, ये राजस्थान सेट में भी आया हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, और 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर के आए थे ना वो भी है। देखो यूपी में जी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रश्न आया था ना वो यहाँ वो भी है। यूपी के आजू बाजू के जितने भी जो बड़े बड़े एग्जाम में जो प्रश्न आए ना, वीडियो अगर बड़ा हो जाए तो ये मत सोचना कि वीडियो बड़ा हो रहा, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपका पुटअप जरूर होगा, और प्रश्न एक बार भी नहीं जाएगा, ये भी मेरा भी दावा है। तो हिंदुस्तान सब थोड़े सा रिवीजन कर देते हैं हम, जो कल मैंने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था कि अब जो अथर्ववेद को है ना, अथर्ववेद में इतिहास का उपवेद कहा जाता है। और अबुल फजल ने वगैरह कुछ परिभाषाएं दी थी, वो तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये जरूर आएगा कि भारत की आकृति का वर्णन। और चार मैंने कल आपको 4 नामों का डिटेल बताया था, एक तो जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, इंतु। तो जम्बूद्वीप का वर्णन कहाँ मिलता है ये मैंने आपको कल बताया था कि जम्बूद्वीप का वर्णन है ना, एक तो अशोक के अभिलेख, और अशोक के अभिलेखों में मिलता है जम्बूद्वीप का वर्णन, और पुराणों में मिलता है, 2 जगह क्या मिलता है, जम्बूद्वीप का वर्णन मिलता है। और एक और भारत की आकृति का वर्णन है ना, कहाँ कहाँ मिलता है वो मैं बता दूं। पृथ्वी की धनु आकृति, पुराणों में पृथ्वी की धनु आकृति मिलती है, और पुराणों के भुवन कोश है ना, भुवन कोश के अंदर अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। और पुराणों में पृथ्वी को कमल का रूप स्वीकार किया है, पुराणों में पृथ्वी को कमल का रूप स्वीकार किया है। और भारत के भूगोल का वर्णन भी पुराणों के भुवन कोश के अध्याय में मिलता है, ये भी हमने पढ़ा था। और एक ये पढ़ा था वराहमिहिर की व्रत संहिता में कूर्म की आकृति पृथ्वी की बताई गई थी, ये भी हमने पढ़ा था। और भारत प्रशस्ति कहाँ मिली थी, तो भारत प्रशस्ति का उल्लेख भी पुराणों में किया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यंतु है ना, यंतु जो भारत को कहा था वो किसने कहा था, तो यंतु कहा था चीनियों ने, वो भी मैंने बता दिया था आपको। और उसके बाद मनुस्मृति और भागवत पुराण में देव निर्मित प्रदेश कहाँ है भारत को, मनुस्मृति और
भगवत पुराण में। फिर हिंदुस्तान शब्द का कहाँ वर्णन मिलता है, तो वो मैंने बताया था आपको, इस ईरान के सासानी शासक शाहपुरा प्रथम में नक्श ए रुस्तम अभिलेख में। किस में मिलता है, नक्श ए रुस्तम अभिलेख है, शाहपुर प्रथम वहाँ का शासक था और ईरान का था, और वो 3 भाषाओं में मिलता था, ईरानी, ग्रीक और यूनानी 3 भाषाओं में था। उसके अंदर हिंदुस्तान शब्द मिलता है हमारे भारत का, और वो मिलता है सिंधु और उसके उपक्षेत्रों के लिए। लेकिन 9वीं और 10वीं शताब्दी में एक और अभिलेख मिला था जिसे हुड्डू अल आलम का अभिलेख कहते हैं। उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ये मैंने पूरी डिटेल बताई है। और एक प्रदेश के रूप में पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रयोग हुआ था। प्रदेश के रूप में किसमें हुआ था, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। यंतु है ना वो जांगियान और चांकियान ने कहा था भारत को नाम जो था, और हेनसांग ने तो यंतु है ना उसको चंद्रमा कहकर संबोधित किया था भारत को। अब स्टार्ट करते हैं। अमीर खुसरो के अनुसार भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया था उनके अनुसार, और हिंद को ईसासी के हिंदुस्तान कहा। और अमीर खुसरो के अनुसार हिंद ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र और शतरंज का ज्ञान दिया था। फिर ईसामी ने हिंदुस्तान का गुणगान वो किया, ये आप देख सकते हो। इतना पूरा कोई डिटेल से नहीं है, लेकिन डिटेल यहाँ से है। जब आर्य भारत आए तो अपना नाम सप्त पड़ा, सप्त सिंधु पड़ा इनका नाम, 7 नदियों के सिंचित क्षेत्र। और 7 नदियाँ कौन कौन सी थी ये देख सकते हो, सरस्वती, सतुवती, विपाशा, प्रोशनी, असिकनी, वितस्ता और सिंधु। इनको पंजाब, सिंधु और अफगानी क्षेत्र का कौन कौन सा क्षेत्र था, सप्त प्रदेश। तो पहले तो हमको बताया था कि 2 आप क्षेत्र, जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र था, लेकिन सप्त सिंधु प्रदेश है ना, ये 7 नदियों का क्षेत्र था, लेकिन विस्तार कहाँ कहाँ था ये पूछ सकते हैं। तो पंजाब और सिंधु और अफगानिस्तान। तो पंजाब सिंधु में हमारा भारत आ गया। सप्त सिंधु आर्यों का पहला निवास स्थान था। यहाँ पर ऋग्वेद में वंश मंडल की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, सप्त सिंधु प्रदेश में। हिंदुइज्म किसने नाम प्रयोग किया था, तो राजा राम मोहन राय ने शब्द का प्रयोग किया था, हिंदुइज्म। और विश्व में कपास का सर्वप्रथम बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में मिलता है, और सिंधु की नदी क्षेत्र में, इसलिए इसे मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा था। और सिंडन किससे बाद नहीं, हमारा इसका नाम पड़ा हिंदू, और सिंडन है ना वो यूनानी या ग्रीक का रूपांतर है। अगर आप RS मेन का भी दे रहे हो या UPSC का लेवल का भी दे रहे हो ना, तो ये अथॉरिटी सोर्स है और बिल्कुल हाई लेवल के मैंने नोट्स बनाए हैं। ऐत्रेयन ब्राह्मण में भारत के उपमहाद्वीप 5 भागों का वर्णन मिलता है। किसमें, ऐत्रेयन ब्राह्मण में। तो मध्य देश, यमुना और ब्रह्मपुत्र, उत्तराखंड, उत्तरी पश्चिम, प्राच्य अपरांत और पश्चिमी भारत तक, और प्राच्य यानी ऊपरी पूर्वी भारत और शतपथ ब्राह्मण के पूर्वी आर्यावर्त क्षेत्र का। और गौतम राहुगण ऋषि के देते थे, इसका शरीर दिया था उनको। और दक्षिणापंथ पेरिप्लस ऑफ द सी के लेखक नामादोस नर्मदा के दक्षिण में स्थित भूभाग को दाक्षिणाबादेश कहा, दक्षिण भारत का आर्यावर्त का। नर्मदा के जो दक्षिण में थे ना, यहाँ पे आपको इतना कोई इंपॉर्टेंट रखना जरूर नहीं, यहाँ रखना है सिर्फ पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंस सी के लेखक कौन थे, तो नामादोस थे, बस इतना देखना। और दाक्षिणाबादेश किसको कहा गया, दक्षिण भारत का आर्यकरण का। अगस्त ऋषि को नाम दिया था। दक्षिणी भारत तो जो आर्यकरण नाम है ना वो अगस्त ऋषि ने दिया था, और नर्मदा के जो दक्षिण में था ना वो नामादेश ने दिया था, पेरिप्लस बुक में दिया था। इन्हीं 5 भागों को हेनसांग ने पंच भाग कहा है, यानी कि 5 इंडीज कहा है। किसको कहा है, ये भी बताया इन्होंने, पंच भाग जो ऐत्रेयन ब्राह्मण में दिए हुए हैं उसको। और उसके बाद पेरिप्लस में इसे दामिरी का यानी दमिल का यानी दक्षिण का है। सर्वप्रथम ऐत्रेयन, आपको तो बस इतना याद रखना है कि जो दाक्षिणाबादेश है ना, कहाँ, दक्षिणी भारत का आर्यकरण, वो अगस्त ऋषि ने नाम दिया था। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन के पुस्तक के लेखक कौन थे, नामादोस। उन्होंने भारत दक्षिण नर्मदा के दक्षिणी भारत के भूभाग को भी शामिल किया था। और इन्हीं 5 भागों को 5 इंडीज कहा था हेनसांग ने। और द्रविड़ क्षेत्र कहाँ था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में तमिलहम कहा था। पेरिप्लस में इसे दामेरिका, तो इसको दामेरिका कहा था दक्षिणी भाग को। और दाक्षिणाबादेश उसको उत्तर भारत के लिए कहा था। फिर है सर्वप्रथम ऐत्रेयन ब्राह्मण में आंध्र, पुर्द्र, सब्र, पुलित जातियों का वर्णन था। ऐत्रेयन ब्राह्मण में जातियों का भी वर्णन था और 5 उपमहाद्वीपों का भी वर्णन था, वो मैंने पढ़ा दिया आपको। मनुस्मृति में प्राचीन भारत के 4 भाग बताए थे। तो मनुस्मृति में कितने बताए थे, 4 भाग बताए थे, जबकि ऐत्रेयन ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप के कितने भाग बताए थे, 5 भाग बताए। और इसमें देखो ये ब्रह्माव्रत, ब्रह्मऋषि देश और मध्य देश और आर्याव्रत, इसमें सरस्वती के बीच का क्षेत्र ब्रह्माव्रत है। क्या है, ब्रह्माव्रत है। मैं आपको ये ब्रह्माव्रत और ब्रह्म ऋषि में जो अंतर है ना वो बता रही हूँ। तो यहाँ था ना, जो सरस्वती और सरस्वती 2 नदियाँ थी, आपको पता है राजस्थान और पंजाब हरियाणा में बहती थी। उन नदियों के बीच को ब्रह्माव्रत कहते थे, ब्रह्माव्रत। और ये गंगा और यमुना नदियाँ है ना, इन दोनों के बीच में जो स्थान था ना उसे ब्रह्म ऋषि देव कहते हैं। और वैदिक संस्कृति का केंद्र यही था, कौन था, ब्रह्मश्री।
बृहऋषि देव, और या दोआब क्षेत्र भी इसे ही कहते हैं। किसे कहते हैं? गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये मैंने समझा दिया आपको। ब्रह्मऋषि और ब्रह्मावर्त, ये मैंने कुछ रफ में करके दिखाया। ये सतलज नदी है, और सतलज नदी के जो उत्तर में है ना, काबुल है यहाँ। सतलज नदी सिंधु नदी तो काबुल है ना, यहाँ का बीच का जो क्षेत्र था ना, वो आर्यावर्त था। क्या था? आर्यावर्त था। और काबुल तक, दक्षिण के द्रविड़ तक कब तक फैला था? दक्षिण द्रविड़ तक भी फैला था ये आर्यावर्त क्षेत्र, इतना बड़ा था, सबसे बड़ा। और फिर देखते हैं हम यहाँ जो मैंने बता दिया आपको, ये है ना, ये क्षेत्र अब ब्रह्मावर्त से वृहद ऋषि तक, जिसमें कुरुक्षेत्र, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन शामिल थे। ब्रह्मावर्त मैंने बता दिया कि आपको उसके बीच में सरस्वती और यमुना, सरस्वती नदियों के बीच में, गंगा यमुना के बीच में ब्रह्म ऋषि था, जिसे दोआब क्षेत्र भी कहते हैं। फिर आप देखो कि ब्रह्म ऋषि की सबसे बड़ी इकाई मध्य देश, इससे भी अधिक विस्तृत था, आर्यावर्त था। आर्यावर्त से बाहर सतलज से उत्तर में काबुल तक, दक्षिण में द्रविड़ तक फैला क्षेत्र को अनार्य या मलेशिया का देश कहा गया था। अनार्य और मलेशिया का देश था ना, वो दक्षिण तक था। अब विष्णु पुराण है ना, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो भारतवर्ष था, वही वहाँ से की संतानें वही भारतीय थी। क्या थे? समुद्र के उत्तर से हिमालय के दक्षिण से भारतवर्ष था, जिसकी संतानें भारतीय थी। विष्णु पुराण में भारत को 7 पर्वतों का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में भारत के 7 पर्वतों का, महेंद्र मल्य जो भी पर्वत थे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ, तो आपको सुमेरु पर्वत याद रखना है। प्रधान कौन सा था? सुमेरु पर्वत था। तो यहाँ का क्या कहा इन्होंने कि आर्यावर्त का अर्थ क्या है? 2 पहाड़ों या 2 समुद्रों के बीच का क्षेत्र। तो हमारा भारत था ना, यहाँ देखो आपको पता हो तो बंगाल की खाड़ी है और यहाँ अरब सागर है, तो दोनों के बीच का क्षेत्र तो क्या हुआ? वो भी आर्यावर्त है। और यहाँ कौन सी है? जो सतलज की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पर्वत हैं या हिमालय पर्वत हैं, दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना, ये भी आर्यावर्त है। तो ये दोनों का बताया इन्होंने कि इसका अर्थ ये होता है। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र के पश्चिम में समुद्र के विंध्याचल और हिमालय के बीच के उत्तरी भाग को आर्यावर्त कहा गया। तो मनुस्मृति में ये पूरा बताया गया, पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र, मैंने बता दिया, अरब सागर या लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, विंध्याचल से हिमालय, वो भी मैंने पहाड़ों को भी बता दिया। उत्तरी भारत को आर्यावर्त देश कहा गया था। तो फिर मत्स्य पुराण में अनुसार भारतवर्ष में कुल 9 भाग थे। कितने भाग? फिर हिंदुकुश पर्वतों में यूनानी लेखकों ने पेरिपोलिस या इंडियन कॉकेसस कहा था। तो हिंदुकुश पर्वत को यूनानियों ने क्या कहा? पेरोपनीरस या इंडियन कॉकेसस। और चीनियों ने हिमालय को सुंगलिन या तिएनचू कहा है। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। पर्वतों का राजा हिमालय 2 समुद्रों के बीच में ऐसे खड़ा है जैसे पृथ्वी को नापने वाला हो, ये कालिदास ने कहा है। किसने कहा है? कालिदास ने। अब हम पढ़ते हैं वृहद भारत। वृहद भारत सर्वप्रथम में मत्स्य पुराण में वृहद भारत का वर्णन मिलता है, और जिसमें भारतवर्ष के साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया के 8 अन्य देश, ये तो ताम्रवती वगैरह हमें पता है, ये कई बार हमने पढ़ चुके हैं। श्यामा, यमदीन, कंबोडिया, समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्र पार के जो भारत के देश थे ना, उसको द्वीपांतर कहा गया है। अरब भूगोल शास्त्री थे ना, अल मसूदी ने 943 में लिखित पुस्तक सोने की चारागाह में भारत भूमि और समुद्र, भारत है ना, भूमि और समुद्र दोनों पर फैला था। उसकी सीमा जबांग यानी सुमात्रा, वृहद, जावा और शैलेंद्र साम्राज्य तक थी। ये इंपॉर्टेंट है, अल मसूदी को याद रखना। 943 और उनकी पुस्तक थी सोने की चारागाह। तो अब वीडियो बड़ा हो रहा था, मैं तो है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। और ये वेद का भी मैंने दिया हुआ है पूरा डिटेल से। ये उपनिषद है, आप देख सकते हो, उपनिषदों का भी है। फिर देखो दारा सिकोह है ना, उसने 52 उपनिषदों का जो करवाया था शेर अकबर के नाम से, तो वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे।